हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप सारे लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। और मैं आदर्श आप सभी का अपने इस बेहतरीन सी क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने अपना एमपीएसआई के लिए एक बैच लॉन्च किया है और इस बैच के जो स्टार्टिंग डेट है वो आज से है। आज 15 अक्टूबर को मैं फर्स्ट क्लास ले रहा हूं अपने इस बैच में, जो कि क्लास होगी रीजनिंग की। और ये पूरी एमपीएसआई की टीम है जिसके अंदर मैथ्स विवेक सर पढ़ाने लग रहे हैं, अरुण गौतम सर इंग्लिश, रीजनिंग मैं खुद पढ़ा रहा हूं, दुर्गेश सर हिंदी पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी एंड सिविक्स रोहित सर, सिद्धांत सर हिस्ट्री, साइंस शैलेंद्र सर और कंप्यूटर राजा सर एंड करंट अफेयर्स भी राजा सर। तो आप देख पा रहे होंगे कि हर एक सब्जेक्ट के लिए एक इंडिविजुअल टीचर है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट इंडिविजुअल टीचर के साथ हम इस बैच को लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो आज फर्स्ट क्लास है रीजनिंग की। तो आपको पता है कि जब लास्ट टाइम 2017 में एमपीएसआई का एग्जाम हुआ था, अगर आप उस टाइम के पैटर्न को देखें और आने वाला जो अपकमिंग एग्जाम है इसके पैटर्न को देखें तो आपको दिख रहा होगा कि जमीन आसमान का फर्क है। सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस है, क्योंकि पहले जब 2017 में हमने देखा तो रीजनिंग का वेटेज बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा था, लेकिन आज के टाइम में सिर्फ 10 नंबर की रीजनिंग रह गई है। वो भी मतलब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 10 सब्जेक्ट 100 मार्क्स, मतलब 10 सब्जेक्ट 10 मार्क्स के हैं। तो हमने अपने आप से डिसाइड कर लिया कि ठीक है जी, हम 10 नंबर की तैयारी करेंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि इस बार थोड़ा सा अच्छा यह है कि जब हम प्री को क्लियर करके मेंस के अंदर जाएंगे तो मेंस के अंदर जो रीजनिंग है, आपने देखा होगा मैथ्स और रीजनिंग, मतलब रीजनिंग और डीआई का जो पार्ट है सेक्शन बी में, वो टोटल 150 नंबरों का है, मतलब 150 मार्क्स की तैयारी वहां पे हमें करनी होगी। तो मैं यहां पर कोशिश करूंगा कि कुछ हद तक उस चीजों को भी कवर कर ली जाए, कुछ हद तक उस चीजों को भी कवर कर दो जो कि हमारे मेंस का पार्ट होने वाला होगा। तो एक तरीके से आप ये सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है, प्री कम मेंस बैच हमारा ये है और हम इसको टारगेटेड बैच लेकर के चलेंगे आपके एग्जाम से पहले तक। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हम अपने सेशन को खत्म कर लेंगे, वाइंड अप कर रहे होंगे। तो चलिए सॉरी, तो फर्स्ट मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि ये हमारी रीजनिंग किस तरीके से पढ़नी है, हमें आगे चल करके क्या क्या इसमें होगा। तो आपको मैं बताऊं कि सर अगर बात हम करें रीजनिंग की तो हम लोग रीजनिंग को ना 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ रहे होंगे। रीजनिंग को कितने कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ रहे होंगे? तो इस रीजनिंग को हम लोग अलग अलग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ रहे होंगे। अब वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी होती है सर, वो किस तरीके से हम लोग डील करते हैं एग्जाम के अंदर? तो सर हमने इसको प्रॉपर 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट जो रीजनिंग का पार्ट होता है जिसको हम जानेंगे वर्बल रीजनिंग के नाम से। सेकेंड जो हमारी रीजनिंग होती है जिसको हम जानेंगे नॉन वर्बल के नाम से, नॉन वर्बल के नाम से। और थर्ड जो पार्ट आता है हमारे सामने उसे हम लोग बोलते हैं लॉजिकल या एनालिटिकल रीजनिंग। तो मैंने कहा कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज वर्बल, सेकेंड वन इज नॉन वर्बल एंड थर्ड वन इज लॉजिकल। अब इसमें है क्या, आप हमें कैसे पता चलेगा सर कि वर्बल रीजनिंग किसको बोलते हैं, नॉन वर्बल किसको बोलते हैं और लॉजिकल किसको बोलते हैं? तो अगर मैं हिंदी में बात करूं तो वर्बल को हम लोग बोलते हैं भाषिक, नॉन वर्बल को बोलते हैं अभाषिक, और एनालिटिकल रीजनिंग तो मैंने कहा कि सर वर्बल का मतलब होता है भाषिक। भाषिक का मतलब ही है, नाम से समझ में आ रहा है कि सर भाषिक, भाषा के साथ वाले को भाषिक बोलते हैं। अभाषिक, जहां भाषा का यूज ना हो रहा हो उसे अभाषिक बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सर रीजनिंग के वो सारे के सारे चैप्टर्स जो स्टेटमेंट पर बेस्ड होते हैं, वो सारे के सारे चैप्टर्स जो स्टेटमेंट पर बेस्ड होते हैं, जो मुझे स्टेटमेंट के थ्रू मिलते हैं, वो सारे के सारे चैप्टर्स जो मुझे स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड होते हुए मिलते हैं। जैसे कि कुछ चैप्टर का नाम लिखता हूं मैं, कोडिंग और डिकोडिंग। आप मुझे बताओ कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस फॉर्मेट में मिलते हैं आपको? तो आप कहोगे सर कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लैंग्वेज के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक, तो लैंग्वेज के फॉर्म में मिलते हैं। दूसरा चैप्टर मैंने बोला कैलेंडर।
कैलेंडर के जो क्वेश्चन होंगे वो भी किस फॉर्म में मिलेंगे, तो वो भी मिलेंगे सर किस फॉर्म में, तो लैंग्वेज की फॉर्म में। क्लॉक क्लॉक के भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी किस फॉर्म में मिलेंगे, तो लैंग्वेज की फॉर्म में। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वो सारे के सारे क्वेश्चन या वो सारा का सारा चैप्टर जो टोटली स्टेटमेंट के थ्रू हम लोगों तक आता है, स्टेटमेंट के थ्रू पूछा जाता है, उन क्वेश्चंस को या उन चैप्टर्स को हम किस रीजनिंग के नाम से जानते हैं, वर्बल रीजनिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर है। नॉन वर्बल अभाषिक, जिसमें भाषा का इस्तेमाल ना हो, लैंग्वेज का यूज ना हो। और भाई जब किसी चीज में लैंग्वेज, आप लैंग्वेज के बिना कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, मींस बिना बोले हुए अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो आप दो तरीके से पूछ सकते हो, या तो डायग्राम की फॉर्म में या तो इशारा की फॉर्म में। अब भाई पेपर में इशारे तो कर नहीं सकता है ना, तो पेपर किस फॉर्मेट में पूछेगा मुझसे, फिगर की फॉर्म में पूछेगा। किस फॉर्मेट में पूछेगा, फिगर की फॉर्म में। तो याद रखिएगा, रीजनिंग के वो सारे के सारे चैप्टर्स जो डायग्राम के थ्रू हमसे पूछे जाते हैं, जो फिगर के थ्रू हमसे पूछे जाते हैं, उन फिगर्स वाले चैप्टर्स को हम नॉन वर्बल रीजनिंग का नाम देते हैं। जैसे मैंने कहा वाटर इमेज, मैंने कहा वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। आप बताइए, अब जल प्रतिबिंब अगर निकालना है तो भाई जाहिर सी बात है इमेज का ही निकालेंगे। फिर मैंने कहा मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। अब दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो भी जाहिर सी बात है सर, हम लोग इमेज का ही निकालेंगे। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, है ना। तो ये सारे के सारे चैप्टर्स जो स्टेटमेंट के थ्रू ना आकर के डायग्राम के थ्रू मेरे तक आते हो, उन चैप्टर्स को हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग का नाम देते हैं। एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ चैप्टर्स आते हैं, जैसे आपने सुना होगा स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, कथन एवं पूर्ण धारणा। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, कथन एवं पूर्ण धारणा। फिर आपने सुना होगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन एवं निष्कर्ष। फिर आपने सुना होगा स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कथन एवं तर्क, कथन एवं तर्क। फिर आपने सुना होगा स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कथन एवं कार्यवाही, कथन एवं कार्यवाही। और लास्ट चैप्टर आपने सुना होगा कॉज एंड इफेक्ट, कारण एवं परिणाम, कारण एवं परिणाम। तो इस तरीके से आपके सामने टोटल 5 अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, जो कि स्टेटमेंट के थ्रू कभी हमसे एजम्पशन पूछता है, कभी हमसे कंक्लूजन पूछता है, कभी आर्ग्यूमेंट पूछता है, कभी कोर्स ऑफ एक्शन पूछता है, तो कभी कॉज एंड इफेक्ट की फॉर्म में मेरे से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये रीजनिंग का एक ओवरव्यू दिया मैंने आपको कि इस तरीके से रीजनिंग को डिवाइड करके रखा गया है, और हम इसी तरीके से धीरे धीरे करके आपके एग्जाम के आने से पहले तक अपनी इस रीजनिंग के सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्लीट करने लग रहे होंगे। ठीक है, तो आज हमारे इंट्रोडक्शन क्लास है, फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो हम लोग पूरी अच्छे तरीके से आगे की चीजों को लेकर के चलेंगे। तो आज फर्स्ट डे पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन सिर्फ कराता हूं, ठीक। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रॉपर प्रॉपर एक चैप्टर को पढ़ेंगे, और उस चैप्टर को तब तक पढ़ेंगे जब तक वो खत्म नहीं हो जाता, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में वहां से हम लोग अपनी तैयारी को शुरू करेंगे। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपको बताता हूं कि रीजनिंग आसान है, इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले टाइम में आ भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक फाइल लगाता हूं, वेट अ मिनट।
वेट अ मिनट, करते हैं अभी स्टार्ट। एक फाइल लगा दो। क्यों नहीं डाउनलोड हो रही है? चलिए कोई बात नहीं, विदाउट फाइल ही कर लेते हैं हम। देखिए, तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक। और चैप्टर का नाम हम लोग रखते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना करना, काउंटिंग ऑफ फिगर। आकृतियों की गणना करना कि किस तरीके से हम किसी क्वेश्चन के अंदर फिगर को काउंट करते हैं, चाहे वो ट्राइंगल का फिगर हो, चाहे वो रेक्टेंगल का फिगर हो, चाहे वो स्क्वायर का फिगर हो। तो हमें ना काउंटिंग करनी है अलग अलग फिगर्स की। और कौन कौन से फिगर होते हैं जिसको पेपर में काउंट करने को आएगा या आ सकता है, तो हम लोग कहें तो सबसे पहले सर अलग अलग उस टाइप के क्वेश्चन है जिसको काउंट करना पड़ेगा हमें। और वो कौन कौन से क्वेश्चन है, तो देखिए सबसे पहले मैंने कहा कि कोई भी ऐसा फिगर आ जाए जहां पे डायगोनल को फाइंड करने को आ जाए। डायगोनल कि बताओ इस फिगर के अंदर कितने डायगोनल हैं, मतलब कि विकर्ण कितने हैं, विकर्ण कितने हैं, फर्स्ट पार्ट आ सकता है। सेकंड आएगा सर कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर कैसे हम लोग ट्राइंगल को फाइंड करते हैं। ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर कि त्रिभुज को कैसे फाइंड किया जाता है। फिर हम लोग रेक्टेंगल को कैसे फाइंड करते हैं, और रेक्टेंगल को हम लोग बोलते हैं क्या, आयत। फिर हम लोग काउंट करेंगे स्क्वायर के फिगर को कि कैसे किसी फिगर में स्क्वायर काउंट किया जाता है, बोले तो वर्ग। फिर हम लोग काउंट करेंगे सर्कल को कि वृत्त को किस तरीके से काउंट किया जाता है। वृत्त के बाद हम लोग काउंट करते हैं स्ट्रेट लाइन को, स्ट्रेट लाइन को जिनको हम लोग सीधी रेखाएं बोलते हैं या सरल रेखाएं बोलते हैं, सीधी रेखाएं या सरल रेखाएं, ठीक है। और लास्ट में हम लोग काउंट करते हैं क्वालिलेटरल को, चतुर्भुज को। तो इस तरीके से हमें करना है कि इतने सारे फिगर की काउंटिंग करनी है हमें। पहले डायगोनल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, स्ट्रेट लाइन और क्वाड्रिलेटरल बोले तो चतुर्भुज। अब सबसे पहली कहानी हम लोग समझते हैं कि सर किसी भी फिगर के अंदर कैसे डायगोनल को काउंट किया जाता है, विकर्ण को किस तरीके से हम काउंट करते हैं। तो आप कैसे करोगे, तो देखो समझो। डायगोनल होता क्या है, सबसे पहली बात ये समझनी पड़ेगी कि सर विकर्ण आखिर हम किसको बोलते हैं। तो आपको याद रखना है सर किसी भी दो साइडों को आपस में मिला देना, मतलब दो वर्टिसेस को आपस में मिला देना। कोई भी फिगर है, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है हमारा, तो इस बोर्ड के किसी भी दो कॉर्नर को अगर आपने आपस में मिला दिया तो उस लाइन को, उस ड्रॉ की हुई लाइन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, डायगोनल के नाम से जानते हैं। जैसे मैं बोलूं उस कॉर्नर से और इस कॉर्नर को हम लोग आपस में मिला सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल। सर इस कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर तक भी एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है, तो बिल्कुल। तो ये जो लाइन ड्रॉ की जा रही है, इस लाइन को ही हम किस नाम से जानते हैं, डायगोनल के नाम से। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि किसी भी दो वर्टिसेस को आपस में मिला देना ही हमारा डायगोनल कहलाता है। अब फर्स्ट मैंने आपसे पूछा कि बताइए हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन द ट्राइंगल। त्रिभुज में कुल विकर्णों की संख्या कितनी होती है।
त्रिभुज में कुल विकर्णों की संख्या कितनी होती है, पहला फिगर। दूसरा फिगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन द रेक्टेंगल, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन द रेक्टेंगल, बोले तो आयत में कुल विकर्णों की संख्या कितनी होती है। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन द पेंटागन, पेंटागन भाई पंचभुज में कुल विकर्णों की संख्या कितनी होती है। तो आप सभी को पता है कि सर ट्राइंगल, ट्राइंगल की अगर फिगर की बात की जाए, शेप की बात की जाए तो ट्राइंगल कुछ ऐसा होता है, ठीक। स्क्वायर की बात की जाए या रेक्टेंगल की बात की जाए तो ऐसा होता है। और पेंटागन अगर मुझे चाहिए तो पेंटागन पंचभुज का मतलब पांच साइड वाले फिगर को हम लोग पेंटागन बोलते हैं। ये मैंने इस तरीके से पांच साइड का एक फिगर ड्रॉ कर दिया, ये हो गया। तो आप मुझे बताओ, मुझे डायगोनल चाहिए, है ना, ओके है, डायगोनल चाहिए। तो फिर ट्राइंगल में कोई डायगोनल होगा क्या, यहां से यहां तक कोई दूसरी लाइन खींची जाएगी, नहीं, यहां से यहां तक नहीं, और यहां से यहां तक भी नहीं खींची जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि सर ट्राइंगल में जो डायगोनल होता है वो हमेशा कितना होता है, 0 होता है, ठीक। लेकिन रेक्टेंगल में जब डायगोनल की बात आती है सर, तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को हम इजिली मिला सकते हैं, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को हम इजिली मिला सकते हैं, तो एक डायगोनल, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक भी हम इजिली मिला सकते हैं। तो बताइए रेक्टेंगल में अगर मैं डायगोनल की बात करता हूं तो यहाँ पे कितने डायगोनल निकल के आ गए मेरे सामने, तो दो डायगोनल, दो विकर्ण निकल के आ गए। अब सिर्फ पेंटागन की बात हो रही है, पंचभुज की बात हो रही है, तो इसमें कितने डायगोनल हो गए, तो देखिए ये पहला, ये दो वर्टिसेस को मिलाया, इन दो को मिला दिया सर, दो हो गए। यहां से यहां तक ये मिल गया, तीन हो गए सर, ये मिल गया, चार हो गए सर, और ये भी तो आपस में मिल सकता है इस तरीके से, तो पांच। तो आपको पता चला कि सर पेंटागन में टोटल कितने हो जाते हैं, तो 5 हो जाते हैं। क्लियर है बात आपको। तो इसी तरीके से कोई और फिगर अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बताओ हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन द ऑक्टागन, ऑक्टागन में बताओ विकर्णों की संख्या कितनी होती है। और ऑक्टागन का मतलब होता है अष्टभुज, ऑक्टागन का मतलब क्या होता है, अष्टभुज। कि बताओ ऑक्टागन में टोटल कितने विकर्ण होते हैं। या मैं आपसे पूछ दूं कि बताओ डेकागन में कुल कितने विकर्ण होते हैं। डेकागन बोले तो 10 भुज में कुल विकर्णों की संख्या कितनी होती है। तो देखो नाम से तो समझ आ रहा है कि ऑक्टागन 8 साइडों वाले फिगर को ऑक्टा बोलते हैं, डेकागन 10 साइड के फिगर को हम लोग डेकागन बोलते हैं। बट पेपर में इतना करना नहीं है ना, 10 साइड वाला डायग्राम कहां बना लोगे आप। तो आप डायरेक्ट कैसे करोगे, तो याद रखना किसी भी क्वेश्चन में अगर मुझसे डायगोनल पूछा है ना, तो हमें वहां कॉन्सेप्ट यूज करना है n इंटू n माइनस 3 डिवाइड अपॉन 2। ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करना है डायगोनल के लिए, n इंटू n माइनस 3 डिवाइड अपॉन 2, जहां पे जो n होता है ये नंबर ऑफ साइड को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ साइड को रिप्रेजेंट करता है, भुजाओं की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। जैसे n में, इसमें ट्राइंगल में n की वैल्यू कितनी होगी, 3, क्योंकि टोटल साइडें 3 होती हैं। तो फॉर्मूला में पुट करता हूं n बोले तो 3 मल्टीप्लाई 3 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 0, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2, तो 0 अपॉन 2 जो हो गया हमारे सामने कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। रेक्टेंगल में अगर मैं n की वैल्यू पूछता हूं तो रेक्टेंगल में n की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो 4, 1 2 3 4। तो n की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, 4 पुट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, और बटे में कितना हो जाएगा 2। तो यहां पर अगर मैंने रेक्टेंगल में पूछा तो विकर्णों की संख्या कितनी हो गई, 2, देखो आ गई। ऐसे ही पेंटागन पंचभुज, पंच का मतलब कितनी साइड है, 5 साइड है। तो n की जगह पर क्या पुट किया जाए 5, मल्टीप्लाई 5 में से 3 गया 2, अपॉन में कितना 2, इसको इससे कट किया और हमारे सामने कितनी आ गई वैल्यू 5 आ गई। क्लियर होगी बात। ऑक्टागन अष्टभुज, अष्ट का मतलब कितना 8, तो फॉर्मूला पुट करो n, n रख दिया 8, n माइनस 3 तो 5, और अपॉन में कितना 2, इसको इससे कट किया 4 बार में, और 5 इंटू 4 कितना हो जाता है हमारे सामने, तो 20 हो जाता है, 20 हो जाता है। क्लियर है बात। ऐसे ही मैं कहूं डेकागन 10 भुज, तो डेकागन का मतलब होता है n की वैल्यू कितनी 10। अब देखेंगे डेकागन, तो सर n की जगह पे 10 पुट करो, मल्टीप्लाई 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7, अपॉन में कितना 2, इसको इससे कट किया 5 टाइम्स में, और 7 5 जा कितना हो जाएगा 35, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पहला कॉन्सेप्ट बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाया।
कि जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर डायगोनल फाइंड करना हो, विकर्ण फाइंड करना हो, तो आपको अपने माइंड में रखना है n इंटू n माइनस 3 डिवाइड अपॉन 2, जहां n होगा नंबर ऑफ साइड। चलिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया। सेकंड पे आते हैं कि कैसे सर हम लोग किसी क्वेश्चन के अंदर ट्रायंगल को काउंट करते हैं, त्रिभुज को काउंट करते हैं, कैसे त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालनी होती है ये हम समझते हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, बेसिक फिगर से लेकर के अपर लेवल तक के क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा धीरे 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 धीरे, तो आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए टाइप नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, देखिए ट्रायंगल बताना है इसमें कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। बताइए कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो समझते हैं। एक तो पैटर्न ये होता है कि इसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी पार्ट है, उसकी काउंटिंग लिख देना और इन सभी नंबर्स को आपस में प्लस कर देना। तो 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 कितना हो जाएगा, तो 10 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10, है ना, कि जितने पार्ट है उनमें काउंटिंग करके आपको प्लस कर देना है 10। दूसरा एक टाइप बोलता हूं डायरेक्ट करो, कि आपको दिख रहा है कि टोटल 4 पार्ट्स है, तो आप यहां 4 लिखो और 4 का नेक्स्ट नंबर यहां पे लिखो। तो 4 का नेक्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, 5। इसमें से एक नंबर 2 से कटेगा, उसको कट कर दो, तो 2 से ये नंबर कट गया और मल्टीप्लाई करा दो, 5 2 जा कितना हो गया, 10। इस कॉन्सेप्ट का यूज करोगे तो डायरेक्ट कर पाओगे, लिखोगे नहीं कुछ भी कॉपी पे, जैसे 1 2 3 4 5, मैंने कहा यहां 5 लिखो। 5 का नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 6, तो 6 लिख लो। इसको 2 से कट करो तो 3 टाइम्स में, और 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15, 5 दिया 15, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, यही लॉजिक इसमें लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6 डायरेक्ट करते हैं। टोटल पार्ट कितने हो गए, 6। 6 के बाद नंबर क्या आएगा, 7 आएगा। 6 के बाद आएगा 7, इसमें कोई एक नंबर 2 से कटेगा, तो आपको पता है 6 के बाद 7, कौन सा नंबर 2 से कटेगा, तो 6 काट दीजिए 3 बार में और 7 और 3 का इंटू करा दीजिए, तो 7 3 जा कितना हो जाएगा, 21। 7 3 जा कितना हो जाएगा, 21। तो 1 2 3 4 5 6, फिर 6 हो गया। 6 के बाद क्या हो गया, तो 7 हो गया। इसको 2 से कट किया तो 3 टाइम्स में, और 7 3 जा कितना हो जाएगा, 21, आंसर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर 1 2 3 4 5 6 7, मैंने क्या बोला, 7। 7 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 8। 8 को 2 से कट कीजिए 4 टाइम्स में, और 7 4 जा 28, 7 चौक 28, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये फर्स्ट पैटर्न आपको समझ में आया कि जब क्वेश्चन में टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक कोई कट लगाई गई हो, तो आपको टोटल पार्ट्स को काउंट करना है, नेक्स्ट नंबर लेना है और एक नंबर को 2 से कट कर कर मल्टीप्लाई कर देना है, वही आंसर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था हमारा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट बेसिक नंबर 2, कि फिगर तो ऐसे ही रहेगा जैसे अभी मैंने आपको बताया, फिगर तो यही रहेगा, लेकिन जो अभी कट हॉरिजेंटल है ना, जो ऊपर से नीचे तक लाइन आई है, ये लाइन
राइट से लेफ्ट की तरफ भी जाएगी, जैसे मैंने बोला कि ये फिगर है। इसका आंसर आपको निकालना आता है, अभी अभी मैंने समझाया। अब एग्जामिनर ने क्या किया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी कि बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना होगा। इस फिगर में बताना है कि बताओ टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे। तो सिंपल है, जो कॉन्सेप्ट अभी समझाया है सेम उसी का रूल लगाना है। आप अभी इस वाली लाइन को, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ना, इस वाली लाइन को हम लोग हॉरिजेंटल का नाम देते हैं। ये वाली लाइन हॉरिजेंटल कहलाती है, ये वाली लाइन वर्टिकल कहलाती है। ठीक है, इसको हम हॉरिजेंटल का नाम देते हैं, इसको हम वर्टिकल का नाम देते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं ट्राइंगल पूछता हूं कि पहले इस पार्ट पे बताओ, इसको भूल जाओ, तो आपको पता है 1 2 3 4, क्या सिखाया मैंने, जितने पार्ट है उसका नेक्स्ट नंबर लेना होता है। तो 4 के आगे क्या आएगा, 5। 4 को 2 से काटा 2 बार में, और 5 दूना कितना हो गया, 10। तो ये तो मैंने डायरेक्ट लिखा यहां पे 10। अब आप मुझे बताओ हॉरिजेंटल लेटी हुई लाइनें यहां पर कितनी है। तो आप कहोगे हॉरिजेंटल लाइन सर एक ये है और एक ये है, दो हॉरिजेंटल लाइन है। तो जितनी हॉरिजेंटल लाइन है उसका इंटू करा देंगे, तो वही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, ऐसे ही देखिए 1 2 3 4 5। 5 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 6 है ना। 5 का अगला नंबर क्या होगा, 6। 6 को 2 से काटा 3, और 5 दिया कितना हो गया, 15। कितना हो गया, 15। अब बताइए लेटी हुई लाइनें कितनी हैं, तो 1 2 3। लेटी हुई लाइनें कितनी है सर, तो 3 लाइनें हैं। तो 15 इंटू 3 जब आप करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 45। 45 ट्राइंगल होगा इस क्वेश्चन में। यहां देखते हैं 1 2 3 4 5 6। बताओ 6 पार्ट के अकॉर्डिंग ट्राइंगल कितना होगा, तो सर 6 के बाद 7। 6 को 2 से काटा 3, 7 दिया 21। तो सर ये तो हो गया 21। अब लेटी हुई लाइनें कितनी है सर, तो 1 2 3 4। 4 लेटी हुई लाइनें हैं, तो 21 इंटू 4 जब आप करोगे, तो 21 इंटू 4 जब करोगे तो क्या मिलेगा, 84 मिलेगा। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद 8। 8 को 2 से काटा 4, 7 चौक 28। 7 चौक 28 हो गया। अब बताओ 28 के बाद 1 2 3 4 5। तो 28 इंटू क्या कर दिया जाए, 5। 28 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो समझ आ गया होगा आपको कॉन्सेप्ट। ये दोनों बेसिक रूल है अभी, कि अगर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कट हो तो डायरेक्ट इस अप्रोच का को लगाना है। वर्टिकल के साथ साथ अगर हॉरिजेंटल हो तो पहले वर्टिकल का कॉन्सेप्ट, और फिर जितनी हॉरिजेंटल लाइन से उसको उससे इनटू करा देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चंस पढ़े हैं उसमें जो कट लगाए मैंने, वो वर्टिकल कट और हॉरिजेंटल कट दोनों लगाए। अगर आपको दिखा तो वर्टिकल कट और हॉरिजेंटल कट दोनों लगाए थे। तो अभी भी क्वेश्चन वैसा ही होगा कि वर्टिकल कट तो सर ठीक है, ओके है, होगा वैसे ही जैसे अभी मैंने आपको बताया, कुछ इस तरीके से। ये तो कंप्लीट है, लेकिन जब ये कट करूंगा ना तो यहीं तक रुक जाएगा। ये कट सर कंप्लीट नहीं होकर के ऐसा चला जाएगा, ये यहीं पे रुक गया, इसको हमने यहीं तक कर दिया। अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, तो ये समझना है हमें। तो ये देखिए बहुत ही इजी है। अभी मैंने आपको जिस पैटर्न का यूज किया, करना सिखाया, सेम वही पैटर्न आपको यहां पर अभी भी अप्लाई करनी है। देखिए कैसे। देखिए जितने बेस है ना,
हर एक बेस पे काउंटिंग करनी है, जैसे यहां से यहां तक बेस पर। अब मैं लिखने से इसलिए मना कर रहा हूं कि अगर मैं 1 2 3 4 5 6 लिखवाऊंगा तो ना जाने कितनी बार मुझे वो काउंटिंग लिखनी होगी, क्योंकि हर एक बेस पे काउंटिंग करनी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट करेंगे अपने माइंड का यूज करके कि टोटल कितने पार्ट है, तो 6। और मैंने कहा कि 6 पार्ट के अकॉर्डिंग ट्राइंगल कितना होगा, तो 6, 6 के बाद 7, 6 को 2 से काटा 3 और 7 तिया 21, तो यहां पर मैंने 21 लिख दिया, 21। यहां देखते हैं सर, यहां से यहां तक की बात करें तो 1 2 3 4, 4 के बाद 5, 4 के बाद 5, 4 को 2 से काटा 2 बार में, 5 दूना 10, तो यहां 10 हो गया। इस पूरे बेस पे अगर 21 है तो इस पूरे बेस पे भी कितना होगा, 21 होगा। 1 2 3, 3 के बाद 4, 4 को 2 से काटा 2 बार में, 3 दूना 6, 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6, 6 को 2 से काटा 3, 5 तिया 15 हो गया। जोड़ दीजिए सबको, 21 21 42 52 58 68 68 और 5 अगर मैं करूंगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 73। 73 ट्रायंगल हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। यही सेम इस कॉन्सेप्ट में अप्लाई करते हैं सर। तो यहां से यहां तक देखेंगे कि कितने ट्रायंगल है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8, 8 को 2 से कट किया 4, 7 4 जा 28। भाई ये वाला जो पार्ट है ये 28 ट्रायंगल देगा। यहां 1 2 3 4, 4 के बाद 5, 4 को 2 से काटा 2 बार में, 5 दूना 10। यहां 1 2 3 4 5 6 पार्ट है, तो 6 के बाद 7, 6 को 2 से काटा 3 बार में, 7 तिया 21। 1 2 3, 3 के बाद 4, 4 को 2 से काटा 2 बार में, 3 दूना 6। ऐसे देखो 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6, 6 को 2 से काटा 3 बार में, 5 तिया 15, 5 तिया 15। ऐसे इस पूरे बेस पर अगर 28 है तो इस पूरे बेस पे भी कितना होगा, 28 होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 28 और 28 कितना हुआ, 56, 56 और 10 66, 66 और 6 72, 72 और 1 73, 73 और 20, 73 और 20 कितना हो गया, 93, 93 और 5 98, 98 में 10 जोड़ेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 108, 108 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो जब वर्टिकल कट हो तो आंसर आ सकता है, वर्टिकल के साथ हॉरिजेंटल कट हो तो भी आंसर आ सकता है। अब अगर कंप्लीट कट ना हो तो आप इस पैटर्न का यूज कर सकते हो और अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, चलो अगर पहुंच सकते हो तो आप इस क्वेश्चन की खुद से प्रैक्टिस कर लो कि बताओ आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने आ रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने आ रहे हैं, कुल त्रिभुजों की संख्या आपके अकॉर्डिंग कितनी आ रही है, कीजिए। बस ध्यान से देखना है कि जो ये कट मैं लगा रहा हूं ये कट कहां तक गया हुआ है, और बस उसी कट की आपको काउंटिंग कर लेनी है, डायरेक्ट कर लीजिए। बताइए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे, तो आप कैसे कर रहे होंगे, सर हम कर रहे हैं यहां से लेकर के यहां तक, तो यहां से यहां तक में देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो 8 के आगे क्या होता है, 9, 8 को 2 से काटा 4, 9 चौक 36, तो 8 पार्ट के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो 8 के आगे 9, 8 को 2 से काटा 4, 9 चौक 36, 1 2 3 4 5, 5 के आगे 6, 6 को 2 से काटा 3, 5 तिया 15। इस पूरे बेस पे अगर 36 है तो इस वाले पूरे बेस पे भी कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। यहां 1 2 3 4 5, 5 के बाद क्या होगा, 6, 6 को 2 से कट किया 3, 5 3 जा 15। यहां 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7, 6 को 2 से कट किया 3 और 7 3 जा 21। जोड़ लीजिए भाई, 36 और 36 कितना हो जाता है, 72, है ना, 72 और 30, 15 15 30 हो गया ना, तो 72 और 30 कितना हो गया, 102। 102 में अगर आप 21 जोड़ोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 123, 123 हमारे क्वेश्चन का आंसर।
इस पूरे के पूरे ट्राइंगल पार्ट में ट्राइंगल की संख्या कितनी है, तो 123 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट समझने की कोशिश करते हैं। और ये सब कुछ अभी हम लोग बेसिक नंबर 1 में ही पढ़ रहे हैं, टाइप नंबर 1 में ही पढ़ रहे हैं। टाइप नंबर 1 के अंदर ही ये सारे के सारे फिगर आते हैं, जिसको हम एक एक करके पढ़ने लग रहे हैं। बताइए। इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल बताना है, कुल त्रिभुजों की संख्या। तो आप मुझे बताओ, क्या इस तरीके का डायग्राम मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है फर्स्ट पार्ट में? क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने ऐसा ही तो डायग्राम आपको पढ़ाया था कि इसमें कितने ट्राइंगल होंगे। तो इस फिगर को मैं चाहे कैसे भी रोटेट कर दूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। तो 1 2 3 4 4 पार्ट के अकॉर्डिंग ट्राइंगल कितना होगा, तो आप कहोगे सर 10 होगा। कैसे? क्योंकि सर 4 के बाद वाला नंबर क्या आता है, 5। तो 4 को 2 से कट किया 2 और 5 2 जा 10, तो ये हो गया। ये भी सर 1 2 3 4 पार्ट है, तो 4 के बाद क्या होगा, 5। 4 को 2 से कट किया 2 टाइम्स में, तो 5 2 जा 10। अब बताओ 10 और 10 मिलाकर के कितने हो जाएंगे, तो 20 आंसर हो जाएगा। ये नहीं सोचोगे कि एक बड़ा वाला आपने छोड़ दिया इधर, एक बड़ा वाला इधर छोड़ दिया है ना, गलत हो जाएगा। ऐसे ही देखो यहां पर अगर मैं कहूं तो 1 2 3 4, सर ये भी सिमिलर 4 पार्ट के अकॉर्डिंग ट्राइंगल कितना होगा, 10। क्योंकि एक नंबर 4 के बाद क्या 5, 4 को 2 से कट किया 2, 5 2 जा 10। यहां पर भी ये 4 पार्ट में है सर, तो 4 के आगे कितना हो जाता है 5, है ना। 4 को 2 से कट किया 2, 5 2 जा 10। अब तो मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि डायरेक्ट कितने अगर आंसर पूछूं मैं, तो अगर मैं 3 पार्ट पूछूं तो आप कहोगे सर 3 के आगे 4, ऐसे सोचोगे ना, 3 के आगे 4 को 2 से कट किया 2 3 2 ना 6, तो 3 पार्ट में 6 ट्राइंगल। ऐसे ही 4 पार्ट में कितने, तो आप कहोगे 4 में 10। अब तो सीधे आ रहा होगा ना कि जो नंबर 2 से कट रहा है उसको काट के अगले का मल्टीप्लाई, जैसे 4 बोला तो 4 नहीं है, अब ये क्या है 2 है, क्योंकि 2 से काट लिया 2 और अगला नंबर 5 2 ना 10। 3 से 5 का पूछूं तो 5 तो नहीं कटेगा, लेकिन 6 कटेगा आगे वाला, तो 3 5 दिया 15। 6 पूछूं तो 6 कट जाएगा 3, आगे वाला 7 7 दिया 21, है ना। 7 पूछूं तो 7 तो नहीं कटेगा, बट 8 कटेगा 4 बार में, तो 7 चौक 28। 8 पूछूं यही कट जाएगा 4 बार में, अगला 9 9 चौक 36। तो मुझे लगता है कि ये बात आपको अब अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि डायरेक्ट कैसे क्वेश्चंस को किया जाता है ना। तो इसमें भी कितने हो जाएंगे 20। यहां देखते हैं, पहले मुझे बताओ कि आप यहां पे 2 ट्राइंगल देख पा रहे हो क्या? एक तो सर ये ऊपर वाला हिस्सा और एक इसके नीचे वाला। पहले इसमें काउंटिंग करते हैं, तो 1 2 3 4, 4 के आगे 5, 4 को 2 से कट किया 2 बार में, 5 2 ना 10। यहां देखा ये 2 पार्ट है, तो 2 पार्ट के अकॉर्डिंग ट्राइंगल कितना होगा, 3 1 2 पूरा पूरा 3, तो 10 और 3 कितना हो गया, 13 हो गया। अब तक के लिए 13 ही सीखा था। अब समझिएगा, किसी भी 2 फिगर को जब हम मर्ज करते हैं, चाहे वो 2 फिगर ऊपर से नीचे की तरफ जुड़ा हुआ हो, चाहे वो 2 फिगर राइट से लेफ्ट की तरफ जुड़ा हुआ हो, कोई भी 2 फिगर जब आपस में मर्ज होगा, तो जिस लाइन से वो मर्ज होगा ना, उस लाइन पर हमेशा कोई ना कोई ट्राइंगल बनेगा एक्स्ट्रा। तो मैं कह सकता हूं सर कि इन दोनों फिगरों को हम लोगों ने इस लाइन से मर्ज किया है, हम लोगों ने इस लाइन से मर्ज किया है, इस लाइन से। तो सर ये जो लाइन है ना, ये हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ट्राइंगल तो देगी,
और आपको दिख भी रहा होगा सर कि ये वाली लाइन मुझे एक्स्ट्रा ट्रायंगल दे रही है। देखो एक तो ये पूरा एक्स्ट्रा ट्रायंगल दिखाई दिया, अगर एक एक्स्ट्रा ये दिखाई दे रहा है तो एक आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा, ये वाला भी दिखाई दे रहा होगा, है ना, दिख रहा है। तो आप मुझे बताओ कि इस तरीके से जब हमने देखा तो सर लास्ट में 2 ट्रायंगल और बढ़ गए, तो 13 और 2 कितने हो गए, 15, 15 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेम यही रूल अब आप उस क्वेश्चन में लगाओ और खुद से पहचान करो कि 20 तक तो ओके था, 20 तक तो ठीक है, और एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितने आ रहे हैं बीच वाली लाइन की वजह से। तो आप कहोगे कि सर टोटल 1 2 3 4 4 पार्ट है, तो 4 के आगे 5 होता है, 4 को 2 से कट किया, 5 2 जा 10, ये भी 10 हो गया और ये भी कितना हो गया, 10 हो गया। इट मींस ये कितना हो गया, 20, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस सर ये जो बीचों बीच वाली लाइन है ये मुझे कितने ट्रायंगल देगी, तो सर ये मुझे अब 2 नहीं 4 देगी, क्योंकि देखो एक ये वाला पार्ट, फिर इसके ठीक पीछे छोटा ये वाला पार्ट 2, अब फिर इस लाइन में भी तो दे रखा है 3 और इस पे एक 4, तो आंसर हमारे क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, 20 और 4 24, 24 ट्रायंगल हो जाएंगे। समझ आया आपको? तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। सॉरी मेरे से पूछा जा रहा है कि बताओ इस पार्ट में टोटल ट्रायंगल कितने हैं। इस पार्ट में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। इसमें बताना है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। इसमें भी आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। बताइए। तो देखिए सिंपल फिगर है, आप चाहे तो काउंटिंग भी कर सकते हैं। आप काउंट करेंगे कैसे, 1 2 3 4, और जो बिगर ट्रायंगल है वो कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, 5 आंसर। यहां पे भी बात की जाए तो आप बीच वाले हिस्से से 5 देखोगे, 1 2 3 4, ये वाला हिस्सा 5, ये 6, ये 7, ये 8, और बड़ा वाला पार्ट कितना हो जाएगा, तो 9। कर सकते हैं काउंट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब भी ट्रायंगल के अंदर अगर कोई ट्रायंगल दिखाई दे रहा हो ना, जैसे यहां पर अगर मैं पूछूं कि कितने ट्रायंगल है, डायरेक्टली बिगर ट्रायंगल कितने हैं, तो आप मुझसे कहोगे 2। यहां पर पूछूं कि बताओ बिगर बिगर ट्रायंगल कितने हैं, तो आप कहोगे मुझसे 3। यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बड़े बड़े ट्रायंगल कितने हैं, तो आप मुझसे कहोगे 1 2 3 और 4। तो जब भी किसी क्वेश्चन में ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल दिखाई दे रहा हो ना, ट्रायंगल के अंदर अगर ट्रायंगल दिखाई दे रहा हो, तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो 4n-3 के साथ। चाहे तो आप काउंट करो, चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस अप्रोच के साथ भी आंसर तक पहुंच सकते हो। 4n-3, n क्या होगा, तो ये वाली वैल्यू होगी। तो बताओ 4 दूना 8, 8 में से 3 गया 5, सर 4 तिया 12, 12 में से 3 गया 9, सर 4 चौक 16, 16 में से 3 गया 13, 16 में से 3 गया 13। यहां कितने ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, 5 चौक 20, 20 में से 3 गया 17, 20 में से 3 गया 17, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ आई बात आपको? अब देखिए ये तो हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक। अब इसको थोड़ा सा और नाम देते हैं, इसको सेकेंड पार्ट का। आपको पता है इसमें कितने ट्रायंगल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको पता है इस फिगर में कितने ट्रायंगल है,
बिल्कुल पता है सर, अभी अभी आपने समझाया है। ठीक, अब अगर मैं आपसे पूछने लग रहा हूं कि बताओ इसमें कितने होंगे, तो मुझे लगता है कि आप तुरंत बता पाओगे कि इसमें ट्राइंगल कितने होंगे, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 टाइप नंबर 1 के साथ आपको समझाया कि इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी और कैसे होगी, तो क्या निकालोगे। इसमें बताना है कि बताइए कैसे निकाला जाएगा, तो आप इस पे कहोगे कि सर पहले ना इतने पार्ट में हमने अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया 1 2 3। बताओ 3 पार्ट के अकॉर्डिंग कितने ट्राइंगल है, तो 3 के बाद क्या होता है 4, 4 को 2 से कट किया 2, 3 2 जा 6। अगर इसमें 6 है 3 पार्ट में, तो इसमें भी 6 होगा, इसमें भी 6 होगा। कितने हो गए 6 तिया 18, 18 के बाद ये वाला फिगर 19 और सबसे बड़ा वाला फिगर कितना हो जाएगा 20। तो इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने निकल कर आ जाएंगे, तो 20 निकल के आएंगे 20। ऐसे ही मैं इस फिगर की बात करूं कि इसमें बताओ कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4, 4 के बाद 5, 4 को 2 से कट किया 2, 5 2 जा 10। अगर ये वाला पार्ट 10 ट्राइंगल दे रहा है, तो 1 2 3 4, ये भी कितना देगा 10, ये भी कितना देगा 10, यहां से कितना मिलेगा तो 3, 1 2 3, यहां से भी 3 और यहां से भी 3, टोटल 10 20 30 और 9 39 हो गए। 39 के बाद ये वाला कितना हुआ 40, 40 के बाद ये वाला पूरा पार्ट 41 और कंप्लीट ट्रायंगल कितना हो जाएगा तो 42 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये बात भी समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और आप ऐसे ही करके बताइए मुझे। बताइए, इसमें आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल। तो वही बेसिक अप्रोच लगाना है, बेसिक अप्रोच लगा देना है। यहां पर यहां से यहां तक कितने पार्ट हैं, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5, 5 के बाद क्या होता है 6, 6 को 2 से काटा 3, 5 दिया 15। तो इस वाले क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो कितना होगा 15 होगा। अब भाई यहां 15 है तो सब में 15 नहीं लिख देना, क्योंकि जरूरी नहीं ना कि नंबर ऑफ लाइंस इक्वल हो हर बार। तो आप बोलो 1 2 3 4 5, ओके है। 5 के बाद 6, 6 के को 2 से काटा 3, 5 दिया 15। यहां 1 2 3 4, 4 के बाद 5, 4 को 2 से काटा 2 बार में और 5 दूना 10, ठीक है। यहां बताओ कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं 3, 1 2 पूरा पूरा 3, यहां भी कितने 3, यहां भी कितने 3, यहां भी कितने 3, यहां से भी कितने 3 और यहां से भी कितने 3। तो 15 15 30 और 10 40, 40 के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 तिया 18, 18 और 40 अगर मैं कहूं तो कितना आएगा 58। 58 के बाद देखो ये वाला ट्राइंगल 59, ये कितना हो जाएगा 60, ये पूरा पूरा 61 और कंप्लीट ट्राइंगल कितना हो जाएगा 62, है ना। 58 समझ आया, 59 ये समझ आया, 59 के बाद ये वाला 60 हुआ, ये फिगर 61 हुआ और कंप्लीट फिगर कितना हो जाएगा तो 62 हो जाएगा। तो इसमें और मुझे कितना प्लस कर देना होगा, 3 छोटे छोटे ट्राइंगल प्लस करने होंगे, 3 या 4, 4 एक बार देखते हैं, 4 प्लस करेंगे ना तभी तो 62 होगा। इस तरीके से 4 कौन से 1 2, ये कंप्लीट 3 और सबसे बड़ा वाला 4। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ये अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आज की क्लास में समझाया। आज ये सारी बातें बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें मैंने आपको समझाई, ट्रायंगल से रिलेटेड, डायगोनल से रिलेटेड, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को और आगे की तरफ ले जाएंगे और फिर धीरे धीरे करके रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये सारी की सारी चीजों को सीखेंगे। तो आप सभी को पता है कि ये हमारी डेमो क्लास है एक तरीके से, और ये जो हमारी एमपीएसआई की फी है ये लिमिटेड टाइम्स के लिए 999 रखी गई है। इट मीन्स 999 रुपए में आप प्रॉपर बैच को बाय कर सकते हो, जहां पर आपको क्लास पीडीएफ, बोर्ड पीडीएफ, है ना, क्लास की सारी वीडियोस लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी। तो आपको अगर अच्छे लगी हो क्लास और आपको लगता है कि हाँ हम आपको उस द्वार तक ले जाएंगे जहां पर आपने सोच रखा है, जहां तक आपको जाना है, उस मंजिल तक कि हाँ आपके बदन पे खाकी वर्दी आए, तो उसमें हम 100% अपनी तरफ से प्रयास कर रहे होंगे। बस आपको भी हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चलना होगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।